नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट की, मतलब भारत में किरायानामा। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज़रूरी फैसले भी हैं। तो आज का मिशन है समझना कि ये रेंट एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या शर्तें होनी चाहिए, लोग क्या गलतियां करते हैं और हाँ, अदालतों ने इस पर क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि रेंट एग्रीमेंट बनाना इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर जब शुरू में मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते अच्छे हों। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि जानकारी बताती है, रेंट एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसे ना बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए। रिश्ते तो मतलब कभी भी बदल सकते हैं, है ना? और तब यही कागज काम आता है झगड़े सुलझाने में। इसमें कुछ बेसिक चीजें तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जैसे किराया कितना होगा, कब देना है, देर हो जाए तो लेट फीस लगेगी या नहीं। ये सब पहले से लिखा हो तो बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ, ये तो है। और क्या ये भी साफ करना चाहिए कि किराए में क्या शामिल है, क्या नहीं। जैसे मेंटेनेंस का पैसा कौन देगा, पार्किंग, बिजली, पानी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, रेंट में क्या-क्या शामिल होगा या नहीं, ये भी लिख देना चाहिए। फिर किराया बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, और अगर किसी को मतलब मकान मालिक या किराएदार को समय से पहले एग्रीमेंट खत्म करना हो तो हाँ, नोटिस पीरियड। एग्जैक्टली कितने दिन पहले नोटिस देना होगा दोनों तरफ से। ये सब चीज़ें इसमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, एक लॉक इन पीरियड भी होता है कई बार, मतलब वो कम से कम टाइम जिसके लिए दोनों पार्टीज एग्रीमेंट से बंधी रहेंगी। अच्छा, आजकल कुछ खास तरह की पाबंदियों का भी जिक्र होने लगा है, जैसे? हाँ, बिल्कुल। जैसे कई मकान मालिक कहते हैं कि भाई पेट्स अलाउड नहीं है या फिर नॉनवेज खाना नहीं बना सकते। तो अगर ऐसी कोई शर्त है तो उसका भी साफ साफ लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि खाने पीने को लेकर भी कई जगह झगड़े हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, वो कब और कैसे वापस मिलेगा, घर में जो फिटिंग्स हैं, पंखे, लाइट, गीज़र, उनकी रिपेयर की जिम्मेदारी किसकी होगी। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, ये तो अनिवार्य भी है कई जगह, और वैसे भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, जो कि मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हो गई जो एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ऐसी कोई आम गलती जिसके बारे में हम बताना चाहें, जो लोग अक्सर कर देते हैं, जिससे बचना चाहिए? हाँ, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिसे एक सोर्स ने आत्मघाती शर्त कहा है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि अग्रीमेंट में ही लिख देना कि 11 महीने बाद किराया अपने आप मान लीजिए 10% बढ़ जाएगा। ये लिखना ना कानूनी तौर पर थोड़ा रिस्की है। क्यों? मतलब इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये एक तरह से इशारा करता है कि आपका इरादा तो लंबे समय का एग्रीमेंट करने का था, आपने बस स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए उसे 11 महीने का दिखाया है। तो अगर बाद में कोई विवाद होता है और किराएदार को निकालने की नौबत आती है, तो मकान मालिक की पोजीशन थोड़ी कमजोर पड़ सकती है कोर्ट में। ओह अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि 11 महीने खत्म होने पर अगर जरूरत है तो एक बिल्कुल फ्रेश नया एग्रीमेंट बनाएं, नई शर्तों के साथ। वो ज्यादा सेफ है। समझ गया। पर ये 11 महीने वाला चलन इतना आम क्यों है फिर? क्यों नहीं लोग सीधा 1 साल या उससे ज्यादा का एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं? हाँ, इसका सीधा कनेक्शन है हमारे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से। उसकी धारा 17 कहती है कि अगर कोई लीज या रेंट एग्रीमेंट 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए है तो उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। ओके। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, दोनों पार्टीज को खुद जाना पड़ता है। तो इसी खर्चे और भाग दौड़ से बचने के लिए लोग आमतौर पर 11 महीने का एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसको बस नोटरी से टेस्ट करवा लिया। अच्छा, लेकिन कंपनियां वगैरह तो शायद रजिस्टर्ड ही करवाती होंगी। हाँ, बिल्कुल। बड़ी कंपनियां या जो लोग ज्यादा कानूनी सुरक्षा चाहते हैं ना, वो हमेशा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही बनवाते हैं। स्टैम्प पेपर की बात करें तो वैसे तो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर कॉमन है, पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती है। मोटे तौर पर 5 साल तक के एग्रीमेंट के लिए कुल किराए का करीब 2% तक हो सकती है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट पर भी कुछ चार्ज लगता है और रजिस्ट्रेशन फीस वो करीब 1100 रुपए के आसपास। चलिए अब जरा अदालती फैसलों पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें और साफ होती हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इन मामलों पर? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत अहम जजमेंट्स हैं, जैसे एक केस है केबी साहा एंड सन्स वाला,
और एक MS पॉल रबर इंडस्ट्रीज का। इनमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई एग्रीमेंट 1 साल से ज्यादा का है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे लीज की मुख्य शर्तों को साबित करने के लिए सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्य शर्त मतलब? जैसे किराया कितना है या कितने साल के लिए है। हाँ बिल्कुल, जैसे लीज की अवधि क्या है, किराया कितना तय हुआ था, इन चीजों के लिए वो अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। उसे सिर्फ कोलैटरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये कोलैटरल पर्पस क्या हुआ, कोई उदाहरण? कोलैटरल पर्पस मतलब कोई सहायक या मोड़ बात, जैसे शायद आप ये साबित कर सकें कि हाँ किराएदार उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, ये कोलैटरल फैक्ट हो गया। लेकिन आप उस अग्रीमेंट के आधार पर ये नहीं कह सकते कि देखो जी 3 साल की लीज थी या इतना किराया तय था और इसे लागू करवाओ, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। अच्छा, तो मतलब रजिस्ट्रेशन ना करवाने का बड़ा रिस्क है लंबे एग्रीमेंट्स में? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन ही उसे कानूनी ताकत देता है। उसके बिना वो बस एक कह सकते हैं कमजोर सा दस्तावेज है। फिर एक और केस है श्रीचंद वाला। उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रीमेंट में लीज की अवधि लिखी ही नहीं है, मतलब अनस्पेसिफाइड है, तो उसे महीने दर महीने का माना जाएगा, मंथ टू मंथ। हाँ, मंथ टू मंथ। और ऐसे अग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। और एक आखिरी सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है, अगर किराएदार किराया ना दे या मकान खाली ना करे तो क्या मकान मालिक सीधा पुलिस के पास जाकर धोखाधड़ी की FIR करवा सकता है, 420 लगा सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया है। किराया ना देना या मकान खाली ना करना ये प्राइमरीली एक सिविल डिस्प्यूट है, दीवानी मामला है। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस यानी फौजदारी अपराध नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए IPC की धारा 420 धोखाधड़ी या 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत FIR लिखवाना सही कानूनी रास्ता नहीं है। मकान मालिक को किराया वसूली या बेदखली के लिए या तो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए या फिर सिविल कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। पुलिस या क्रिमिनल कोर्ट का रास्ता अपनाना मतलब कानून का दुरुपयोग माना जा सकता है। तो इन सारी बातों का, इन फैसलों का निचोड़ क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है, देखिए, कि अगर आप लंबी अवधि के लिए मतलब 1 साल या उससे ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं या ले रहे हैं तो अग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर करवाएं। ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं बल्कि दोनों पार्टीज के हक में है। ये आपको फ्यूचर के झगड़ों में बचाता है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है या उसमें अवधि साफ नहीं है तो उसे महीने दर महीने का माना जाएगा, जिसके अपने अलग कानूनी मायने हैं। और किराए से जुड़े जो भी मसले हैं उनके लिए सही जगह सिविल कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल है, पुलिस स्टेशन नहीं। बिल्कुल। तो सार यही है कि रेंट एग्रीमेंट को हल्के में बिल्कुल ना लें। हर शर्त को साफ साफ लिखें, समझें और हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन जैसी चीजों को प्राथमिकता दें। जैसा कि कहा भी गया है, रेंट एग्रीमेंट पहले बना लेना चाहिए और उसमें सारी शर्तों का खुलासा होना चाहिए। एकदम सही कहा। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह की पेचीदगियां और झगड़े इन अदालती मामलों में सामने आए हैं, क्या अब ये जरूरत नहीं बन गई है कि हर तरह के रेंट एग्रीमेंट के लिए, चाहे वो कितने भी समय का हो, एक स्टैंडर्ड, आसान और कंपल्सरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाया जाए ताकि मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की बेहतर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हिफाजत हो सके? इस पर सोचने की जरूरत है।